भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान श्रीवास्तव ने यह कहा कि केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से लाए गए 3 नए कृषि कानूनों का अमेरिका ने स्वागत किया है। विरोध प्रदर्शनों को भारत के लोकतांत्रिक चरित्र के रूप में देखा जाना चाहिए और उन्होंने ये कहा है कि हमने अमेरिकी विदेश विभाग के बयान का संज्ञान लिया है। यह महत्वपूर्ण है कि ऐसे बयानों को संदर्भ के हिसाब से और संपूर्णता में समझा जाए। इससे पहले भारत में चल रहे किसान आंदोलन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अमेरिकी विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने यह कहा था कि अमेरिका ये मानता है कि शांतिपूर्ण विरोध किसी भी संपन्न लोकतंत्र की पहचान है। मतभेदों को बातचीत के माध्यम से हल किया जाना चाहिए। सीबीआई ने साल 2015 की धार्मिक बेअदबी से जुड़े मामलों की फाइल और दस्तावेज पंजाब पुलिस को सौंप दिए हैं। ये जानकारी राज्य सरकार ने बृहस्पतिवार को एक बयान जारी करके दी है और बयान के मुताबिक मामले की जुड़ी फाइल और दस्तावेज पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा सीबीआई के लिए तय समय सीमा से घंटों पहले पंजाब पुलिस को सौंपी गई है और मुख्यमंत्री ने इसे राज्य सरकार और उसके उस रुख की जीत करार दिया है। गौरतलब है कि उच्च न्यायालय ने पिछले महीने सीबीआई को यह निर्देश दिया था कि साल 2015 के बेअदबी के मामले से जुड़ी हुई फाइल 1 महीने के भीतर पंजाब पुलिस को सौंप दी जाए। देखो गल ये हुण बहुत पुरानी गल हो गई है। साडी सरकार आउण तो पहला ये वाकयात हुए ने कोटकपूरा दे विच भी बाजा अपने बरगाड़ी और बाइबल क्लास सारे मैं समा था जिस दिन होया उस तो बाद मैं उत्थे जाके आया और उत्थे साडी गवर्नमेंट इलैक्शन भी नहीं नेड़े सी। हुण इन्नी देर तो असीं इहदा पिछा करदे हैं कि सच्चाई निकलनी चाहिए है कि बेअदबी कित्थे हुई है, कैसे हुई है, किहने कीती है। और उहदे विच फिर जदों असीं आए असीं जस्टिस रणजीत सिंह कमीशन बिठाया सी, उन्हां दा भी ये बिठाया सी असीं 6 जून 2018 नूं। उन्हां ने अपनी रिपोर्ट च स्पष्ट कर दिता कि उन्हां दे मन दे विच की सी। उस तो बाद असीं पंजाब असैंबली ने रेजोल्यूशन किया 28/8/18 नूं कि कागज वापस किए जाए। बार बार टालते रहे और टालन वाला कौन? एक थोड़ा मिनिस्टर बैठा है अकाली दल का, उत्थे अगर वो चाहते सी कोई सानू हैल्प करे सरसिमरत कौर वो करा सकती सी वापस, क्यों नहीं उन्हें वापस कराया? हुण जद उन्होंने गवर्नमेंट छड्डती ਉਹਦਾ मतलब इन्हां दा दबाव सी कि उधरों कागज वापस लाउण और एक बार छड्डती फिर उन्होंने कोर्ट का जिहड़ा हुक्म होया उहनूं तामील करते हुए ये कागज साडे कोल वापस आ गए ने। तो शुक्र करो कि हुण 4 साल बाद ये काम हुण सिरे पहुंचण लगे और असीं हुण महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष नाना पटोले ने गुरुवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफे को उपसभापति नरहरी झिरवाल को सौंप दिया है और सूत्रों के अनुसार वो महाराष्ट्र कांग्रेस के अगले अध्यक्ष बन सकते हैं। सूत्रों की माने तो नाना पटोले शीघ्र ही कांग्रेस आलाकमान से बातचीत कर सकते हैं और महाराष्ट्र में कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर पार्टी में मंथन चल रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पदों के लिए कई नामों की चर्चा है और अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि यह पद किसे मिलेगा। प्रदेश के कई नेता यह पद हासिल करना चाह रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना ने कांग्रेस को उप मुख्यमंत्री पद देने की बात कही है। हालांकि उन्होंने एक शर्त भी रखी है। शर्त यह है कि विधानसभा में शिवसेना का अध्यक्ष होगा और उप मुख्यमंत्री पद कांग्रेस को दे दिया जाएगा। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष पद से नाना पटोले के इस्तीफा देने के बाद संभावनाएं भी बनती हुई दिखाई दे रही हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और यूनिसेफ ने कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड और नोवावैक्स की लंबे समय तक चलने वाली आपूर्ति के लिए समझौता किया है। इस समझौते के तहत 100 देशों में 1.1 बिलियन वैक्सीन डोज भेजी जाएंगी। इस बारे में सीरम इंस्टीट्यूट का यह कहना है कि भारत दुनिया के सबसे बड़े दवा निर्माताओं में एक है और कई देशों ने हमसे कोरोना वैक्सीन की खरीद के लिए संपर्क किया है। गौरतलब है कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड का निर्माण पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट की ओर से किया जा रहा है और नोवावैक्स का उत्पादन यूएस आधारित नोवावैक्स इंक की ओर से किया जा रहा है। यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक हेनरिटा फोर ने
सीरम इंस्टीट्यूट के साथ समझौते का ऐलान किया है और यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक हेनरिटा फोर ने यह कहा है कि हमने अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन समेत कई संगठनों के साथ मिलकर 100 देशों के लिए 1.1 बिलियन वैक्सीन का डोज का ऑर्डर दिया है। ये वैक्सीन $3 अमेरिकी में निम्न और निम्न मध्य आय के लोगों को दिया जाएगा। भारत में 16 जनवरी से कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के लिए राष्ट्रव्यापी टीकाकरण की शुरुआत हुई है और अब तक देश में लगभग 45% लोगों को कोविड-19 का टीका लग चुका है। इसके साथ ही भारत सबसे तेज टीकाकरण करने वाला देश बन गया है। 2 फरवरी के आधिकारिक डेटा के अनुसार भारत में 40 लाख लोगों का टीकाकरण हो चुका है। बुधवार को देश में 2,48,662 लोगों का टीका लगा है और इसके साथ ही टीका लगवाने वाले लाभार्थियों की संख्या देर शाम को 43.9 पर पहुंच गई है और ये टीकाकरण के लिए निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के पंजीकृत 92,61,227 लोगों का 47% है। भारत की तुलना में अमेरिका को 40 लाख लोगों को टीका लगाने में 20 दिन लगे थे, जबकि ब्रिटेन और इजराइल ने 39 दिनों में इस लक्ष्य को हासिल किया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन के दल ने बुधवार को चीनी शहर वुहान में उस विषाणु विज्ञान संस्थान का दौरा किया है जो कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर के अटकलों का केंद्र बना हुआ है। वुहान वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट, जो कि दुनिया के सबसे खतरनाक रोगों पर रिसर्च करने वाली संस्था है, यहां पर WHO की टीम इस बात का पता लगाने पहुंची कि क्या कोरोना वायरस महामारी की उत्पत्ति यहीं से हुई थी। वुहान पहुंचे WHO के जांचकर्ताओं का यह कहना है कि उन्हें जो आंकड़े दिए गए हैं वो किसी ने पहले नहीं देखा और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कोरोना एक लैब से बाहर निकला हुआ वायरस है। वायरस की उत्पत्ति कहां से हुई और वो कहां से फैला, इस पर आंकड़े जुटाने और खोज के लिए चीन पहुंचे WHO के दल का वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का दौरा उसके अभियान का मुख्य बिंदु है। WHO की टीम के एक ब्रिटिश प्राणी विज्ञानी डॉक्टर पीटर दासजक ने यह कहा है कि हम यहाँ सभी प्रमुख लोगों से मुलाकात करने और उनसे वो महत्वपूर्ण सवाल पूछने की मंशा रखते हैं जिन्हें पूछे जाने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव व स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 169 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए और उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 263 है। कोरोना से अब तक 8,680 लोगों की मौत भी हो चुकी है और बुधवार को प्रदेश में 1,29,192 सैंपल की जाँच की गई। कोरोना वायरस के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 169 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 263 है। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 4,629 है। 4,629 में से 1,284 व्यक्ति होम आइसोलेशन में हैं और 403 व्यक्ति निजी अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं। बाकी के सभी संक्रमित व्यक्ति सरकारी व्यवस्था में निःशुल्क अपना इलाज करवा रहे हैं। अब तक 3,52,830 लोगों ने होम आइसोलेशन के विकल्प का उपयोग किया है और इनमें से 3,51,546 व्यक्ति अपने होम आइसोलेशन की अवधि पूर्ण कर चुके हैं। संक्रमण के प्रारंभ से अब तक कुल 5,87,661 व्यक्ति उपचारित होकर संक्रमण मुक्त हो चुके हैं।
इस समय अपने प्रदेश की रिकवरी का प्रतिशत 97.78% चल रहा है, 97.78%। कल प्रदेश में 1,29,192 सैंपल्स की जांच की गई और अब तक कुल मिलाकर 2,83,40,622 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। ई संजीवनी पोर्टल का प्रदेशवासी निरंतर उपयोग कर रहे हैं और कल 4,830 व्यक्तियों ने घर बैठे चिकित्सकों की राय प्राप्त की, उनका परामर्श प्राप्त किया। और आप जानते हैं कि आपको आपके फ़ोन पर ही या आपके लैपटॉप पर जहां इंटरनेट हो, डॉक्टरों से आपकी घर बैठे बातचीत होती है, परामर्श होता है और डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन भी आपको आपके फ़ोन पर ही या कंप्यूटर पर ही घर बैठे मिल जाता है। तो अब तक कुल मिलाकर के ई संजीवनी पोर्टल की सुविधा, टेलीमेडिसिन की सुविधा प्रदेश के 4,75,879 व्यक्तियों ने प्राप्त किया है और ये संख्या देश में किसी भी राज्य की तुलना में सर्वाधिक है। मोदी कैबिनेट ने दिल्ली के उपराज्यपाल के अधिकारों में बढ़ोतरी की है और अब इस फैसले ने एक बार फिर से केंद्र बनाम राज्य की जंग को छेड़ दिया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस वार्ता कर बीजेपी पर आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी पिछले दरवाजे से दिल्ली में शासन करना चाहती है। मनीष सिसोदिया ने यह कहा कि केंद्र सरकार ने दिल्ली में चुनी हुई सरकार के अधिकारों को छीनने का काम किया और एलजी को देने का काम किया है। अब दिल्ली सरकार के पास कोई फैसला लेने की ताकत नहीं होगी। ये सभी फैसले गोपनीय तरीके से लिए जा रहे हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने ये आरोप लगाया कि केंद्र का फैसला संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी कहता है कि सिर्फ 3 मसलों को छोड़कर बाकी सभी निर्णय दिल्ली की राज्य सरकार ले सकती है, लेकिन केंद्र सरकार ने सर्वोच्च अदालत के फैसले को भी दरकिनार किया। केंद्र सरकार ने कल चुपचाप बहुत ही गोपनीय तरीके से दिल्ली में चुनी हुई सरकार के जो मुख्यमंत्री होते हैं, मंत्री होते हैं, चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्री के अधिकार कम करके उनको छीन के एलजी को देने का एक कानून पास किया है कल कैबिनेट ने। दिल्ली की सरकार को बनाने का जो कानून है, जिसे जीएनसीटीटी एक्ट कहते हैं, उसमें बदलाव करके केंद्र सरकार अब एलजी को इतनी पावर देने जा रही है कि वो दिल्ली की चुनी हुई सरकार के काम रोक सकें। दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास अब निर्णय लेने की शक्ति नहीं होगी, वो एलजी के पास होगी। एलजी का मतलब है केंद्र सरकार के पास होगी, केंद्र की बीजेपी की सरकार के पास में होगी। स्टेट गवर्नमेंट जिसको जनता चुनती है, दिल्ली की जनता चुनती है, उसके पास में अब डिसीजन लेने की पावर नहीं होगी। और बहुत ही गोपनीय तरीके से, बहुत चुपचाप खुफिया तरीके से कल इन्होंने ये कैबिनेट में कानून लेके आए और उसको पास किया। केंद्र सरकार का जो ये कदम है वो लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से जनता द्वारा चुनी गई सरकार की पावर कम करने का जो कदम है, ये लोकतंत्र की आत्मा के खिलाफ तो है ही है, ये संविधान के। महाराष्ट्र के पुणे में एल्गार परिषद कार्यक्रम में भड़काऊ भाषण देने वाले एएमयू के पूर्व छात्र शर्जील उस्मानी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बुधवार को लखनऊ के हजरतगंज थाने में शर्जील उस्मानी के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया है और इस बीच महाराष्ट्र में बीजेपी ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर के बॉलीवुड अभिनेत्री और शिवसेना नेता उर्मिला मातोंडकर ने शर्जील उस्मानी के भाषण की निंदा की है और किसान आंदोलन को लेकर के केंद्र सरकार पर निशाना साधा। मुझे लगता है कि जो पूना में जिस विषय में उन्होंने मुगल राज का वर्ड यूज़ किया, वो जो शार्जिल नाम के जिस शख्स ने जो शब्द इस्तेमाल किए,
वो काफ़ी दुर्दैवी था, गलत था। किसी भी धर्म के ऊपर जब आप भाष्य करते हैं तो आपकी भाषा बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। भाषा वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसलिए मैं ये भी कहना चाहूँगी कि विरोधी नेता जब मुगल राज जैसे दुर्दैवी और दुर्भाग्यवश भाषा हमारे महाराष्ट्र शासन के लिए यूज़ करते हैं, तब उन्होंने अपने ये भी सोचना चाहिए कि कई और मुद्दों पर उनके क्या राय है। मसलन के तौर पर जो केंद्र में आज हो रहा है, 60 दिनों से ज़्यादा जिस तरह किसान ठंड में मरकर अपनी राय रख रहे हैं, उनके लिए बैरिकेड लगाए जा रहे, कीलें लगाई जा रही हैं, उसके बारे में फिर उनके बारे में क्या राय है। या तो फिर एक इंसान जो सारे देश की सिक्योरिटी को दाव पे लगाकर ये दिखाता है कि उसके पास तो सारी देश की सिक्योरिटी के खुफिया राज पहले से थे, कहाँ से क्या, ये सब बोलता है, उसके ऊपर क्या राय है। मुझे लगता है अगर इस तरह की भाषा सिर्फ अपने शासन के लिए, महाराष्ट्र शासन के लिए रखे और केंद्र शासन के लिए, तब तो फिर उनके पास कोई शब्द ही नहीं रहेंगे। तो उन्होंने सोच कर, अपनी भाषा बहुत महत्वपूर्ण रहती है, उन्होंने सोच के अपनी भाषा हमेशा यूज़ करना। समाज का हित एक के लिए एक और एक के लिए एक ऐसा अलग अलग नहीं हो सकता, और जिस देश का किसान खुश नहीं है वो देश कभी खुश नहीं रह सकता। अगर वो देश भारत जैसा कृषि प्रधान देश हो, जिसका नारा हमेशा से जय जवान जय किसान हो, वो देश तो बिल्कुल नहीं रह सकता। हमारे किसान हमारे मान सम्मान है, हमारे देश की नींव है। तो हर एक भारतीय का कर्तव्य है कहीं ना कहीं कि उनके साथ खड़ा रहे और उनकी मांगों में उनका साथ दे। तो मैं वही कर रही हूँ। बाकी किसी के राय पे मैं टिप्पणी नहीं देना सही समझती, हर कोई अपने सोच से चलता है। लेकिन मैं ऊपर वाले से आज के दिन बस यही प्रार्थना करूँगी कि इस सब का हल जल्द से जल्द निकले। और जैसे आपने देखा कि हमारे नेता संजय राउत जी भी पहुँचे, उद्धव जी ठाकरे जी के शुभकामनाएं और बेस्ट विशेस किसानों के लिए लेकर पहुँचे हैं। तो हम सब उनके साथ हैं और बस ऊपर वाले से यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द इसका हल निकले। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने पुलिस की ड्यूटी में भेजी गई डीटीसी बसों को डिपो में तुरंत लौटाने के निर्देश दिए। सरकार के इस फैसले को लेकर के आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने भी जानकारी दी है, साथ ही केंद्र सरकार पर कई आरोप भी लगाए। देखिए, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसें दिल्ली के गरीब लोगों को लाने ले जाने के लिए हैं। दिल्ली पुलिस कभी कभार डीटीसी से बसेस मांगती है, इस्तेमाल करती है, डीटीसी उन्हें बसेस देती है। हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को डंडे मारकर बसों में भरकर दिल्ली पुलिस उन डीटीसी बसों में ले जाती है, तब भी दिल्ली सरकार दिल्ली पुलिस को वो बसें देती है। मगर 650 बसें डीटीसी की अगर दिल्ली पुलिस महीनों तक अपने पास ये कह के रखे कि हमें रखनी है, तो ये मुझे लगता है कि उस गरीब आदमी के साथ अन्याय है, जिसको अपने दफ्तर पे जाने के लिए, अपने काम करने के लिए, अस्पताल जाने के लिए उन बसों की जरूरत है। अपने ही देश के किसानों को उग्रवादी बता के, आतंकवादी बता के, खालिस्तानी बता के ऐसा दिखाना कि पता नहीं दिल्ली के ऊपर क्या संकट आ गया, ये भाजपा की पटकथा का एक हिस्सा है। और मुझे लगता है कि अब लोगों को ये सच्चाई समझ में आ गई है। तो इसलिए उचित ये है कि बसों का काम उसी में हो जिसके लिए उन बसों की जरूरत है, जिसके लिए टैक्स पेयर ने पैसा दिया है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने बुधवार को दिल्ली परिवहन निगम की बसों की उन विशेष सेवाओं को बंद कर दिया जिन्हें सुरक्षा कर्मियों के लिए तैनात किया गया था। इस पर डीसीपी चिन्मय बिस्वाल ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। दिल्ली पुलिस की फोर्स और आउटसाइड फोर्स जो पब्लिक ऑर्डर मेंटेनेंस के लिए इनकी तैनाती होती है, उनको उनके मूवमेंट के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसेस प्रोवाइड किए जाते हैं और ये कई दशकों से चली आ रही है। और अभी हमारा दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जो दिल्ली सरकार के अंडर है, उनके साथ हमारा संपर्क, कम्युनिकेशन हुआ है कि जो भी बसें हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमें इस्तेमाल करने दिया जाए और आगे भी हमें जो भी बसों की ज़रूरत होगी वो हमें प्रोवाइड करें। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद जयंत चौधरी मुरादाबाद पहुंचे, जहां से जयंत ने केंद्र की मोदी सरकार को ललकारते हुए कहा है कि देश की राजधानी दिल्ली किसानों की है
वहाँ की सड़कों पर कील ठोकोगे, ऐसे बैरियर लगाओगे, ऐसी पाबंदियाँ लगाओगे जो हमारे देश की सीमाओं पर नहीं है। देश की सीमाओं पर भी किसान का बेटा है, वो वहाँ झेल रहा है और यहाँ हम झेल लेंगे। दरअसल जयंत चौधरी रामपुर जाते समय कुछ देर मुरादाबाद में रुके थे और उन्होंने आगे ये कहा कि किसानों में अब क्रांति आई है, पूरे देश के किसान एकजुट हो रहे हैं और ये देश के लिए बहुत अच्छी बात है और अच्छी भावना पैदा हुई है। किसान तो समझ गए, लेकिन सरकार अभी भी कृषि कानूनों पर अड़ी हुई है। 26 जनवरी के बाद से जयंत चौधरी किसान आंदोलन को लेकर के खासे सक्रिय हो गए। किसानों में क्रांति आई है, पूरे देश के किसान एकजुट हो रहे हैं। ये देश के लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी भावना पैदा हुई है। वहीं किसान संकट में भी है, क्योंकि जो एक कानून आए इनका सीधा दुष्प्रभाव हर किसान परिवार पर पड़ा है। किसान तो इस बात को समझ गए, लेकिन सरकार अभी भी जो है अड़ी हुई है और किसान की इस बात को नहीं मान रही। तो यही मेरी कोशिश है, राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं से आह्वान है, किसानों के बीच जाएं, गाँव में जाएं, लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। जिस तरह से किसानों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है तो उसको बहुत गलत है। देखो, देश की राजधानी किसकी है? हमारी तो है, किसानों की है। वहाँ कील ठोकोगे आप, ऐसे बैरियर लगाओगे, ऐसी पाबंदियां बनाओगे जो हमारे देश की सीमा पे नहीं है। तो देश की सीमा पे भी जो किसान का बेटा है, हमारा भाई है, वो उस बात को भी झेल रहा है, इस बात को भी हम झेल रहे हैं। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब में किसानों के समर्थन में और केंद्र सरकार के खिलाफ जल सप्लाई और सैनिटेशन विभाग के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका गया और केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों ने यह कहा कि ये प्रदर्शन तब तक जारी रहेंगे जब तक केंद्र सरकार काले कानून वापस नहीं ले लेती। हम सभी किसानों के हक में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। इस मौके पर केसर सिंह ने यह बताया कि केंद्र सरकार की तरफ से किसानों के खिलाफ और मजदूरों के साथ जो अन्याय किया जा रहा है उसको लेकर के ये प्रदर्शन किया गया है। ਉਹਦੀ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਆ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ 2020 ਐਕਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਲੋਟੂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਖੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂਗਾ ਇਹ ਆਪਦੇ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਰਖਲਾਫੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੂਕਿਆ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਜੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਥੋਪੇ ਗਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਉਹ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੂਗਾ मोदी सरकार मुर्दाबाद। यूपी के सहारनपुर के बेहट कस्बे में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता बॉबी कर्नवाल के फार्म हाउस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मीटिंग का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व विधायक वरिष्ठ कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने यह कहा कि कांग्रेस शुरू से ही कृषि कानूनों का विरोध और किसानों का समर्थन कर रही है, लेकिन राहुल गांधी के आह्वान के बाद प्रत्येक कार्यकर्ता का कर्तव्य बनता है कि वो किसान आंदोलन को गति देने का काम करें। उन्होंने ये कहा कि केंद्र की मोदी और सूबे की योगी सरकार किसानों को तबाह करने में जुट गई है। उन्होंने प्रदेश की योगी सरकार पर फर्जी एनकाउंटर करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने आह्वान करते हुए कहा कि 8 फरवरी को सहारनपुर में किसान पंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हजारों कार्यकर्ताओं और किसानों के अलावा राहुल या फिर प्रियंका गांधी में से किसी एक नेता के शामिल होने की भी उम्मीद है। ये किसान चौपाल है और उसके साथ किसानों के साथ संवाद करने का कार्यक्रम है और हम कांग्रेस चूँकि पहले दिन से किसान आंदोलन का समर्थन कर रही है और राहुल जी के आह्वान के बाद प्रत्येक कांग्रेस कार्यकर्ता का परम कर्तव्य बन गया है कि हम लोग मजबूती के साथ इस आंदोलन को गति दें और इस आंदोलन के अंदर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें।
से लंबे समय से किसान आंदोलन चल रहा है, तो सरकार के कान पे क्यों नहीं रहेंगी? आप क्या कहते हैं? देखिए, ये तानाशाही है, ये तानाशाही है, लेकिन जनता के सामने कभी भी कोई तानाशाह टिक नहीं सकता है। किस तरह का प्रोग्राम है? जो लगातार 2.5 महीने से जो दिल्ली में किसान सड़कों पे है और सड़कों में किसानों को रोकने के लिए जो कीले गाड़ दी, बैरियर खड़े कर दिए और किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है, उसके खिलाफ किसान मेला सहारनपुर में होगा, ये कांग्रेस पार्टी ने तय किया है। किसान मेले में कौन नेता शिरकत करेंगे? किसान मेले में तो सभी लोग आते हैं, मेला तो जो भी होगा उसमें नेता भी आएंगे, पब्लिक भी आएगी, किसान भी आएंगे, मेले में सब लोग आते हैं। पार्टी किसी खास नेता का? कोई भी आ सकता है, मेले का थोड़ी पता लगे कौन आएगा, जिसकी जेब में पैसा होगा वो आएगा, जिसे किसान की बात करनी होगी वो आएगा। नहीं, कांग्रेस ये प्रोग्राम करने किसानों के आंदोलन में आप बड़े कोई नेता इसमें पहुंचे? राष्ट्रीय नेता भी आ सकते हैं, प्रदेश महासचिव भी आ सकते हैं और लोकल भी आ सकते हैं। मेले में तो हर किसी का स्वागत सम्मान है। जब भी किसानों के समर्थन में बड़े लोग लीडर जाने के लिए तैयार होते हैं, सरकार जो है पुलिस को व्यक्ति नजरबंद कराती है, उसमें क्या कहते हैं? नजरबंद, मेले में कोई नजरबंद नहीं होता। जब पब्लिक निकलती है तो जब कोई एकला जाएगा जब तो हो जाता है, जब लेकिन पब्लिक निकलती है कोई नजरबंद नहीं होगा। प्रोग्राम होगा, किसान सम्मेलन होगा, किसान मेला लगेगा, उसमें राहुल गांधी जी भी आ सकते हैं, प्रियंका गांधी जी भी आ सकती हैं और जनता वहाँ देखने के लिए जाएगी। जहां पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ चौरा चौरी शताब्दी महोत्सव मनाया गया और देश के वीर शहीदों को नमन किया गया, वहीं यूपी के सिद्धार्थनगर जिले में भी शहीदों को नमन किया गया। जिले के बासी तहसील के तेजगढ़ गांव में स्कूली बच्चों ने सुबह प्रभात फेरी निकाली, वंदे मातरम और भारत माता की जय के साथ पूरे गांव में नारेबाजी की गई और इस गांव के 56 लोग शहीद हुए थे। 1 साल तक चलने वाले इस महोत्सव कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और स्थानीय विधायक जय प्रताप सिंह ने पहुंच करके अमर शहीदों को नमन किया। चौरी चौरा जो घटना हुई थी जिसमें 19 पुलिस के कर्मचारियों को जिंदा जलाया गया था, उस समय का जो आंदोलन आज़ादी के लिए जो हो रहा था, उसी को लेके बहुत सारे हमारे देश के अंदर ऐसे घटनाएं हुई हैं। उनको गांव में, शहरों में और प्रचार के माध्यम से बताना कि किस तरह हमारे शहीद उस समय के लोग जो। चलिए फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे से। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव का उद्घाटन किया। उन्होंने इस मौके पर डाक टिकट भी जारी किया और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चौरा चौरी शहीद स्थल पर मौजूद रहे और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रही। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने यह कहा कि देश को कभी चौरा चौरी की घटना नहीं भूलनी चाहिए। अमर बलिदानियों ने देश के लिए अपनी जान दी है। उन्होंने ये कहा कि चौरी चौरा में जो हुआ वो सिर्फ एक थाने में आग लगाने की घटना नहीं थी, इससे एक बड़ा संदेश अंग्रेजी हुकूमत को दिया गया था। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने नए कृषि कानूनों के फायदे भी गिनाए। बोले कि किसानों की आय बढ़ेगी। पीएम ने आम बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि कोरोना संकट के बीच देशवासियों पर कर का बोझ नहीं बढ़ाया गया। पहले बजट राजनीति केंद्र में होता था,
अब ऐसा नहीं है, जो बजट में होता है वही धरातल पर दिखता है। उन्होंने यह कहा कि हमारी सरकार ने बजट में किसी पर भी कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। देश की तरक्की में किसानों ने अहम योगदान दिया और प्रधानमंत्री ने यह कहा कि हमारी सरकार ने मंडियों को मजबूत करने के लिए कदम उठाए हैं और साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को भी बढ़ाया गया है। आशीर्वाद से ई जिला खूब आगे बढ़त बा। आज देवगढ़ बाबा की धरती पर हम चौरी चौरा के महान लोगन का स्वागत करत बाटी और आप समय के नमन करत बाटी। उत्तर प्रदेश कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन ने हरियाणा में शादियों के कार्ड और गाड़ियों पर स्लोगन का ट्रेंड भी बदल दिया है। अब लोग शादी के कार्ड पर ट्रैक्टर और हल प्रिंट करवाने लगे हैं। वहीं कुछ लोग अपनी लग्जरी गाड़ियों पर भी आई लव खेती, नो फार्मर नो फूड जैसे स्लोगन लिखवा रहे हैं। शादियों का शुभ मुहूर्त चल रहा है और ऐसे में प्रिंटिंग प्रेस वालों का यह कहना है कि शादी के हर दूसरे कार्ड पर किसानों के समर्थन में स्लोगन छपवाए जा रहे हैं। इनमें किसान के साथ नौकरी पेशा लोग भी शामिल हैं। यूपी के उरई में दर्जनों समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जेल में बंद रामपुर के सांसद आजम खान की रिहाई के लिए जालौन में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यूपी के राज्यपाल के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया और उरई में दर्जनों समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर उन्होंने बीजेपी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और उन्होंने आजम खान को जल्द से जल्द जेल से रिहा किए जाने की मांग की है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देते हुए ये बताया कि रामपुर सांसद आजम खान सम्मानित व्यक्ति हैं और उन्होंने जौहर विश्वविद्यालय की स्थापना गरीब, असहाय और कमजोर वर्ग के बच्चों को शिक्षित करने के उद्देश्य से की थी, जिससे दूर दराज के सभी जाति और समुदाय के छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर सकें। उन्होंने राज्यपाल से ये मांग की है कि जल्द ही आजम खान को जेल से रिहा किया जाए। राजनीति के तहत उनको फर्जी मुकदमों में फंसाकर उनके पूरे परिवार को जेल में डाला गया एक साजिश के तहत, और भैंस चोरी, बकरी चोरी जैसे छोटे छोटे मुकदमे उन पर लगाए गए, जो कि एक साजिश के तहत उनके ऊपर मुकदमे लगवा करके उनको जेल भेजा गया। और लगातार आजम खान साहब के परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। अभी तक हम समाजवादी लोग खामोश थे क्योंकि मामला न्यायपालिका तक था, लेकिन अब चूँकि माननीय आजम खान साहब द्वारा स्थापित की गई जो शिक्षा की एक बहुत बड़ा मंदिर है मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, जिसको लेकर के अभी हाल ही में एक मामला संज्ञान में आया है कि योगी सरकार द्वारा 1400 बीघा ज़मीन मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की अधिग्रहित करने का आदेश जो पारित किया है कानून द्वारा, उस आदेश को जो भूमि अधिग्रहण का मामला है, हम लोग ये चाहते हैं माननीय राज्यपाल महोदय के माध्यम से कि जो भी भूमि अधिग्रहण का मामला सामने आया है उस मामले को तत्काल संज्ञान में लेकर माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय जी उस भूमि अधिग्रहण को तत्काल निरस्त कराएं, उस आदेश को। और माननीय आजम खान साहब राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में विश्व कैंसर दिवस पर निःशुल्क कैंसर जांच और परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। राजकीय सांवलियाजी चिकित्सालय में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कैंसर के 150 रोगियों को निःशुल्क परामर्श देने के साथ ही दवाओं का वितरण भी किया गया। कैंसर के नोडल अधिकारी डॉक्टर मनीष वर्मा ने बताया कि इस शिविर में सभी प्रकार के कैंसर के रोगियों की विशेष जांच की गई और मौके पर ही करीब 150 मरीजों को निःशुल्क परामर्श देकर निःशुल्क दवा का वितरण भी किया गया। विश्व कैंसर दिवस के उपलक्ष्य में हम कैंसर के प्रति जागरूकता अभियान चला रखा है, जिससे समाज के अंदर कैंसर के लिए जो एक डर है कि इस बीमारी को लेकर के लोग बाग सब कुछ भगवान को याद करने लग जाते हैं और इलाज छोड़ देते हैं, परिवार वाले भी उनके साथ नहीं रहता। हम यह समाज में यही अपील करेंगे कि यहाँ पर निःशुल्क सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं कैंसर को ले,
आप आएँ, कोई भी अगर ऐसा कैंसर का आपको मरीज समाज में दिखता है तो निःशुल्क है, सब कुछ जाँचें भी निःशुल्क हैं, और जो कीमोथेरेपी हम यहाँ पर अस्पताल में लगा रहे हैं पिछले 3 साल में, वो भी यहाँ पर उपलब्ध है, बिल्कुल निःशुल्क दवाइयाँ उसमें। और जो ये 7 दिन का आयोजन है जिसमें जो फील्ड में PSC CSC पे भी इस तरीके का अभियान चलाया जाएगा। वहाँ पर जो गरीब तबके के लोग हैं जो कैंसर के नाम पर इलाज छोड़ के भगवान के भरोसे बैठे हुए हैं घर पे, उनसे भी हम ये अपील करते हैं कि आप जिला अस्पताल के अंदर आएँ, कैंसर यूनिट के अंदर, वहाँ पर हम आपकी जाँचें, जो भी दवाइयाँ हो सकती हैं जो आपके चल रही हैं उस कैंसर संबंध में, वो यहाँ निःशुल्क उपलब्ध। छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से चलने वाली सखी वन स्टॉप सेंटर संकट में पड़ी महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। बालोद के आसपास के गांव में भूखे प्यासे अपने बच्चों के साथ भटक रही महिला को सखी वन स्टॉप सेंटर ने रेस्क्यू का सहारा दिया। जिला मुख्यालय बालोद में संचालित सखी वन स्टॉप सेंटर के केंद्र प्रभारी ने यह बताया कि सखी सेंटर में विगत 29 जनवरी को फोन के जरिए खबर मिली थी कि एक महिला और बच्चा बालोद में लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर दिल्ली राजहरा मार्ग में देहान मोड़ के पास भटक रहे हैं, और सूचना मिलते ही तत्काल सखी टीम द्वारा बालोद थाने में सूचना दी गई और सखी और बालोद थाने की टीम महिला एवं बच्चे को रेस्क्यू करके लेकर के आई, और इसके बाद मां और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य परीक्षण भी करवाया गया जिसमें दोनों स्वस्थ पाए गए। यूपी के अमेठी जनपद में चोरी चोरा कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए सुबह सबसे पहले जनपद मुख्यालय गौरीगंज में बच्चों के द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई, और इस प्रभात फेरी को जिला अधिकारी अरुण कुमार ने हरी झंडे दिखा करके रवाना किया, जहां पर बच्चों ने शहीदों को नमन करते हुए उनके सम्मान में रैली निकाली और वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद के नारों से जनपद मुख्यालय गुंजायमान हुआ। और वहीं मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा वृद्ध रोजगार मेले का आयोजन भी किया गया था। प्रभारी मंत्री मोहसिन रजा ने इस रोजगार मेले का फीता काट करके शुभारंभ किया। क्या है नियुक्ति पत्र जो भी बच्चों को मिल रहे हैं, क्योंकि ये मेला आज यहीं नहीं लगा है, पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरह के अवसर आदरणीय योगी जी ने दिए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के हमको सबके निर्देशन पर, क्योंकि लगातार माननीय प्रधानमंत्री का संकल्प है कि युवाओं को किस तरह से रोजगार और किस तरह से व्यवसाय में लगाया जाए और किस तरह से उनको बेहतर से बेहतर अवसर दिए जाए। इसीलिए देश की और प्रदेश की सारी कंपनियां यहां पर आई हैं और आपकी योग्यता के अनुसार आपको ट्रेनिंग भी देंगी और ट्रेन करने के बाद आपको जॉब भी देंगी और साथ ही साथ रोजगार भी सृजित करेंगी। तो ये एक अच्छा अवसर है। तमाम देश के अलग अलग जगहों पर और प्रदेश के अलग अलग जनपदों में इस तरह के आयोजन हो रहे हैं। इससे युवाओं के लिए एक बहुत अच्छा। हरियाणा के फरीदाबाद में सफाई कर्मचारियों ने मंत्री मूलचंद शर्मा के स्थानीय कार्यालय का घेराव कर सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को 15 दिन के अंदर नहीं माना गया तो पूरे प्रदेश में वो सफाई व्यवस्था चौपट कर देंगे। नारेबाजी कर रहे फरीदाबाद के सफाई कर्मचारी दरअसल हरियाणा के मंत्री मूलचंद शर्मा के कार्यालय पर पहुंचे और अपनी मांगों को एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम देने के लिए वो पहुंचे थे। सफाई कर्मियों का ये कहना है कि उनकी मांगें एक लंबे अरसे से लंबित हैं, जिस पर सरकार कोई भी ध्यान नहीं दे रही। लंबे इंतजार के बाद हिमाचल की राजधानी शिमला में बर्फबारी का दौर भी शुरू हो गया है। पहाड़ों की रानी सफेद चादर ओढ़े और शिमला के ऊपरी क्षेत्रों में सुबह से ही बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते ऊपरी क्षेत्रों में यातायात ठप हो गया है। राजधानी शिमला शहर में भी कई सड़कों पर बर्फ जमने से वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है। सुबह 10 बजे के बाद लगातार बर्फबारी देखने को मिली और बर्फ रिज मैदान पर भी जम गई। इसके अलावा कुफरी नारकंडा में 6 इंच के करीब बर्फ गिरी, जिससे सुबह से ही इन क्षेत्रों में वाहनों की आवाजाही ठप हो गई। और दूसरी ओर शिमला में सुबह बर्फबारी होती देख शिमला घूमने आए पर्यटक भी काफ़ी खुश नजर आए और बर्फ़ के साथ मस्ती करते हुए भी दिखाई दिए। पर्यटक आनंद लेने रिज मैदान पर पहुंचे। पर्यटकों का यह कहना है कि उन्हें जरा भी उम्मीद नहीं थी कि शिमला में बर्फ़ देखने को मिलेगी।
पक्षी जी बहुत बर्फबारी हो रही है, जाड़ा खड़ा हो रहा है, जमा मजा आ रहा है, जमा ठंडी वादियाँ बर्फ पड़ने लग रही है, ठंड में बर्फ कपड़े भीज गए बर्फ में। तो क्या सोच के आए थे कि बर्फ देखने को मिलेगी? हाँ देखने को कल आए, कल तो थी नहीं, बारिश चल रही थी, आज सुबह आए तो बर्फबारी हो रही है बहुत बढ़िया। तो किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं? बहुत मजे से एंजॉय कर रहे हैं जी। देखो इंदिरा गांधी को भी पूरी बर्फ जम गई, हनुमान जी को भी जम गई है, बर्फ हो रही है पूरी खोरी। जी कहाँ से आए हैं आप और क्या सोच के आए थे कि शिमला में बर्फ घूमने के लिए आए थे? पूरी एंजॉय हो रहा है, कभी कच्चे कट रहे हमारे से। तो क्या सोच के आए थे शिमला में बर्फ देखने? सोच के आए थे पर पहली बार मिली है, कई साल हो गए बढ़िया माहौल है, देखो कितना अच्छा है। अच्छा किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं आप? जिस तरह से एंजॉय, जब यहाँ घूम फिर के बढ़िया माहौल है, बहुत शांति माहौल है, घूमने के लिए आए थे, अच्छा माहौल लग रहा है। इमेजिन ही नहीं किया था कि यहाँ इच्छा थी पर स्नोफॉल देखने की ना, तो आज इच्छा पूरी हो गई लाइव स्नोफॉल देखने की। तो सुबह एंजॉय कर रहे हैं? तो खैर खाली हवा चल रही बहुत तेज, इतना स्नोफॉल बहुत ही रहा था। अभी जैसे हम रेडी वगैरह होकर बाहर निकले तो एकदम से सरप्राइज हो गए कि स्नोफॉल हो रहा है। किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं? फिलहाल तो खैर ठंड में भी मर रही है और मज़ा भी आ रहा है। ठीक है सर। यहाँ पे आके खूब अच्छा लग रहा है, हमें पता भी नहीं था कि यहाँ पे बर्फबारी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे आके देखा तो मौसम बहुत अच्छा है। फैमिली के साथ आए हुए हैं, साथ में भाभी और भाई है, हस्बैंड है, अच्छा लग रहा है। ठीक है, हम आके जाने की सोच रहे थे, लेकिन यहाँ पे आके देखा तो बहुत अच्छा लग रहा है, यहीं पे बर्फ ज़्यादा है। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक धार्मिक यात्रा पर वृंदावन पहुंचे और यहां पर कानून मंत्री ब्रजेश पाठक श्रीपाद बाबा गौशाला में भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने श्रीपाद बाबा महाराज का आशीर्वाद लिया और इसके साथ ही पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने नए धर्मांतरण विरोधी कानून, जिसे लव जिहाद के खिलाफ कानून के नाम से भी जाना जाता है, उसके बारे में ये बताया कि विवाह के लिए धोखेबाजी, प्रलोभन देने या फिर जबरन धर्मांतरण कराए जाने के मामलों में इस कानून से काफ़ी अंकुश लगेगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी सहमति दी है। किसान आंदोलन पर कानून मंत्री ने ये कहा कि इस मामले में भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है और जल्द ही सार्थक परिणाम निकलेगा। दरअसल धर्मांतरण कानून का विश्लेषण जिस ढंग से हुआ है, एक्चुअल में वो है नहीं। दरअसल कोई भी व्यक्ति यदि गैर धर्म में शादी करता है और शादी करने के बाद उस बहन बेटी को असमय बीच में छोड़ देता है और उसके बाद परिणाम में निकलता है कि पता चलता है कि जिन महोदय ने शादी की थी उन्होंने वास्तव में उनका जो धर्म है उसका उल्लेख अपनी होने वाली पत्नी से या बहन बेटी से नहीं किया। गुड्डू बबलू नाम बदल करके शादी करते हैं और उसके बाद उन्हें छोड़ करके अधर्म में चले जाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस कानून को इसलिए बनाया कि जिस किसी को भी शादी करनी है धर्म बदल करके, वो जिलाधिकारी महोदय को 2 माह पूर्व लिखित सूचना देगा और यदि कोई आपत्ति नहीं होती तो ऐसी शादी हो सकेगी। और इस नियम का उल्लंघन करने वाले को 10 वर्ष सश्रम कारावास और आर्थिक दंड का भी प्रावधान किया गया है। आप देख रहे हैं कि सामान्यतया लोगों में इस कानून से जन चेतना का भी संचार हुआ है। लोगों में ये भी आया कि ऐसा हम गलत कृत्य करेंगे तो हमें कानून छोड़ेगा नहीं, और सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए इस पर अपना सहमति प्रदान की। चित्तौड़गढ़ जिले में कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में टीका पहले जिला कलेक्टर ने लगवाया और लोगों को एक संदेश दिया। सांवलिया चिकित्सालय के जीएनएम सेंटर में जिला प्रशासन के अधिकारियों और राजस्व अधिकारियों को दूसरे चरण में कोरोना वैक्सीनेशन का टीका लगाया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर के शर्मा ने सबसे पहले टीका लगवाया और लोगों को जागरूक किया। इस दौरान कई अधिकारियों ने टीका लगवाया। जिला कलेक्टर ने यह कहा कि टीका लगने के बाद किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई, तो वहीं अतिरिक्त जिला कलेक्टर और उपखंड अधिकारी ने भी लोगों से अपनी बारी आने पर टीका लगवाने की अपील की। पहले मैं टीका लगवा करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आज दिन भर सभी ब्लॉक्स में हमारे रेवेन्यू स्टाफ को टीका लगेगा, वैक्सीनेशन होगा। और मैं आमजन से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और बाकी जो हमारे म्यूनसिपलिटी का स्टाफ है, पुलिस का स्टाफ है, उन सबसे यही अपील करना चाहूँगा कि इस टीकाकरण के कार्यक्रम में किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वो स्वयं आगे आए और वैक्सीनेशन करवाएं अपने आप को। और आमजन से ये करना चाहूँगा जब भी उनकी बारी आए वो इसमें बिल्कुल हिच नहीं करें
और बिना किसी संकोच के अपना वैक्सीनेशन करवाएं। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, जो क्रांतियाँ बनी हुई उस तरह का कुछ भी नहीं है। और लोगों से मैं अपील करना चाहूँगा कि ये जो कोरोना का वैक्सीनेशन का टीका है वो हर एक आदमी को लगाना है जिसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और जो भी कार्मिक रेवेन्यू की है, मैं रेवेन्यू के सभी कार्मिकों को आगाह करना चाहूँगा या अनुरोध करना चाहूँगा कि आज जो उनका वैक्सीनेशन डे है उसमें सभी कार्मिक 100% टीकाकरण कराएं। इसमें किसी प्रकार की कोई भ्रांति या डर या दर्द या बुखार आने की जो फैलाई जा रही है वो बिल्कुल सरासर गलत है। मैं 9:15 बजे यहाँ एग्जैक्ट पहुँच के टीका लगाया हूँ और आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। मुझे कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। आपके माध्यम से मैं सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि सभी लोग इस महामारी से बचने के लिए टीका अवश्य लगाएं। टीका लगाया गया, मुझे पता ही नहीं चला, बहुत ही आसानी से, मतलब अंदाजा ही नहीं था कि हो ही गया। उन्होंने कहा सर हो ही गया। मेरी जो टीकाकरण को लेकर के जो था कि टीका लगेगा तो कोई विशेष चीज़, लेकिन बिल्कुल ही महसूस नहीं हुआ। बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही आसान है ये, और लगभग 15 मिनट हो गए हैं मेरे टीका लगे। किसी प्रकार की कोई सिम्टम्स, कोई मुझे किसी प्रकार तो लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? तो लोगों को मैसेज देना चाहूँगा, ये बहुत ही शानदार अवसर है सब लोगों के लिए, जिनका भी नाम सरकार द्वारा चयनित ऐसे विभिन्न चरणों में आ रहा है, वो सभी टीका लगवाएं ताकि खुद को सेफ सुरक्षित करें, साथ अपने परिवार को करें। चौरी चौरा कांड के 100 साल पूरे हो गए हैं और शताब्दी साल को पूरे 1 साल तक मनाया जाएगा। पीएम मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की तरफ से वर्चुअल तरीके से इसका शुभारंभ किया गया। और वहीं चौरी चौरा कांड में शहीद हुए जालौन के वीर सपूतों को यूपी सरकार के राज्य मंत्री और जिले की प्रभारी नीलिमा कटियार ने पहुंच करके श्रद्धांजलि दी। और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बाद प्रभारी मंत्री नीलिमा कटियार ने सभा को संबोधित करते हुए ये कहा कि चौरी चौरा कांड के कारण देश में आंदोलन को नई गति मिली थी और जिसके बाद देश को आजाद कराने में क्रांतिकारियों को महत्वपूर्ण बल मिला था। अपने को जानने की यात्रा है, ये आत्मविस्मरण होता है। हम अपने को भूल जाते हैं, अपनी पहचान को भूल जाते हैं, अपनी अस्मिता को भूल जाते हैं। तभी दुनिया के लोग ये जो सोने की चिड़िया थी इसके ऊपर लालची निगाह रखते, जिन्होंने आक्रमण करने का कुछ साहस किया। अगर हमारे नौजवान, हमारे युवा, हमारी ऊर्जा, हमारी मेधा अपने अस्तित्व को, अपने सम्मान को, अपनी क्रांतियों को, अपने पुरखों के बलिदान को नहीं भूलेगी, अपने पुरखों के बलिदान को याद रखेगी, उस आत्मसम्मान को जीवंत रखेगी और लगातार इसकी व्यवस्था बनती चलेगी, तो दुनिया के किसी देश में ये ताकत नहीं होगी कि भारत की तरफ तिरछी निगाह करके देख सके। राजस्थान में दौसा का जिला अस्पताल इन दोनों आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, जिसका उदाहरण आपको देखने को मिल जाएगा। हम सही कह रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण ये है कि यहाँ पर मरीजों को लाने ले जाने के लिए ट्रॉली मैन भी नहीं है, जिसके चलते मरीजों को वार्ड से बाहर ले जाने के लिए मरीजों के परिजनों को ही ट्रॉली को खींचना पड़ता है। यानी कि मरीजों को जांच और अन्य काम या फिर डॉक्टर को दिखाने के लिए भी परिजनों को खुद ही मरीजों को ट्रॉली में बिठाना, यहाँ तक कि ट्रॉली को खींचना भी परिजनों को ही करना पड़ता है। और वहीं अस्पताल प्रशासन का ये कहना है कि जिला अस्पताल आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, जिसके चलते जिला अस्पताल में ट्रॉली मैन नहीं रख सकते और आगामी मार्च महीने तक इनके टेंडर किए जाएंगे, तब तक हालात ऐसे ही रहेंगे। तो हम जल्दी ही मार्च में हमारे टेंडर हो रहे हैं, उससे पहले हम चाहते हैं कि एक शॉर्ट टेंडरिंग पे किसी एक फर्म को रखें और मार्च में हम नए टेंडर करेंगे जिसमें हमको ट्रॉली की सुविधा हम उपलब्ध करवा देंगे। पेशेंट परेशान रहते हैं? नहीं, जो पिछला वक्त है उसका कुछ नहीं, पर मैं आपसे वादा करता हूँ कि अभी कुछ देर पहले ही एक पेशेंट को लेके जा रहे हैं। नहीं, अभी हम उसमें क्या है, स्टाफ शॉर्टेज है, ट्रॉली की शॉर्टेज नहीं है, स्टाफ शॉर्टेज है। ट्रॉली को ले जाने वाले लोगों की हमारे साथ थोड़ी सी समस्या है। ऐसा नहीं है कि ट्रॉली नहीं है, ट्रॉली हमारे पास सारी है। हम जल्दी से जल्दी ये समस्या दूर करेंगे कि परिजनों को ट्रॉली नहीं ले जानी पड़े, हमारा स्टाफ ही ट्रॉली ले जाएगा। फरीदाबाद पुलिस ने कुछ दिन पहले सराय ख्वाजा की ज्वेलरी शॉप में चोरी की वारदात को सुलझा लिया है और इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने 40 लाख रुपए का सोना भी बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पर दर्जनों दुकानों पर
चोरी के मामले दर्ज हैं और पकड़े गए आरोपी का नाम राशिद है और वह मूल रूप से ग्रेटर नोएडा का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी से वारदात में इस्तेमाल किए गए गैस कटर को भी बरामद किया है। पुलिस का यह कहना है कि आरोपी इन वारदातों को अकेले ही अंजाम दिया करता था। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। एक हमारे सराय मार्केट में 29 जनवरी को ज्वेलरी शॉप में चोरी हो गई थी, जिसमें करीब 40 लाख का सोना चोरी कर लिया था, जिसमें हमने एक राशिद नाम के लड़के को अरेस्ट किया है जो कि यूपी का रहने वाला है, ग्रेटर नोएडा का। इसके खिलाफ करीब 1 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें ये हमेशा ज्वेलरी शॉप में ही चोरी करता है और इसने यहाँ पर 1 हफ्ते रेकी करके अल्टीमेटली इसमें चोरी करी थी 40 लाख की इस सराय मार्केट की ज्वेलरी शॉप में, जिसमें हमने 100% रिकवरी कर ली है। चोरी करने का तरीका क्या था? चोरी करने का ये गैस कटर किट यूज़ करता है, जिसमें कभी बार तो छतों के ऊपर से चढ़ के जो भी उसमें एंट्रेंस होती है, गेट हो या दरवाजा हो या कोई दीवार जहाँ से इसको लगे कि वीक है वहाँ से कट करके और अपना चोरी करता है। सर इस वाली चोरी में इसने किस तरीका से अंदर घुसा? इसने ये छत के ऊपर से गया था और वहाँ पे एक जो दरवाज़ा था उसको कट करके गैस कटर से फिर ये अंदर घुसा था। अभी और कितने मामले दर्ज है, कहाँ? इस पे करीब 1 दर्जन मामले दर्ज हैं इस पे, जो कि दिल्ली में भी है, नोएडा में भी है, हरियाणा में भी है। सर जैसे पंजाब के पटियाला में नाभा रोड पर सेंचुरी एनक्लेव थाने से एक सड़क दुर्घटना की खबर सामने आई। जानकारी के अनुसार ट्रॉली और कार में जबरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और सड़क किनारे जा घुसी। दुर्घटना में कार में सवार एक नौजवान की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मौके का मुआयना किया और मामले की जांच में जुट गई। हौलदार संजीव कुमार चौकी सैक्शन क्लब पटियाला जी। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋਗੇ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਅਮਰ ਹਸਪੀਟਲ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਇਤਲਾਹ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਪਰ ਪੁੱਜਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕੁੱਲੇ ਮਾਜਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਲੜਕਾ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ? ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਇੱਕ ਸਵਿਫਟ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ? ਉਮਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ। यूपी के मुख्य सूचना आयुक्त के लिए पूर्व डीजी भवेश कुमार सिंह को चुन लिया गया है। प्रदेश के राज्य मुख्य सूचना आयुक्त अब भवेश ही होंगे और 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश से संबंधित फाइल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को भेजी गई थी, जिस पर उन्होंने मोहर लगा दी है। और बता दें कि पूर्व डीजी यूपी के चौथे राज्य सूचना आयुक्त होंगे। बिहार के मूल निवासी भवेश कुमार सिंह भारतीय पुलिस सेवा के उत्तर प्रदेश कैडर के 1987 बैच के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। यूपी के मथुरा में कुंभ मेले की तैयारी चल रही है। वृंदावन में ये कुंभ मेला होना है और इसकी सुरक्षा की खाका अब खींच लिया गया है। अब इस प्लान को धरातल पर उतारा जा रहा है। 5 फरवरी को सुरक्षाकर्मी और खुफिया एजेंसियों की टीमें मथुरा पहुंच जाएंगी। इसके बाद स्थानीय अधिकारियों के साथ फोर्स को वृंदावन की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी दी जाएगी और कुंभ पर नभ, जल और थल से सुरक्षा एजेंसियों की पैनी निगाहें रहेंगी। वृंदावन के यमुना तट पर 16 फरवरी से कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक होगी। इसकी तैयारियों की समीक्षा करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 2 दिन पहले यानी कि 14 फरवरी को वृंदावन पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री के पहुंचने से पहले प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। अधिकारियों से भी बातचीत की जा रही है, समीक्षा की जा रही है और साधु संतों के साथ भी चर्चा की जा रही है, उनसे सुझाव भी मांगे जा रहे हैं। जो आयोजन का समय काफ़ी नज़दीक आ गया है और उसी के चलते आज हमने भ्रमण किया, सभी के साथ बैठक की और विभागीय अधिकारियों के साथ भी बैठक की। अभी वहाँ फील्ड में जाके भी भ्रमण करेंगे, तो जो आखिरी में जो फाइनल टच होता है तैयारियों का, वो समय से सारे काम हो जाएं और जो अन्य व्यवस्थाएं हैं, जो आवंटन के कार्य हैं, बिजली कनेक्शन आदि के कार्य, वो सब समय से हो जाएं।
ये सारी चीज़ें इन बात पर जोर दिया गया है और कुछ छोटी मोटी समस्याएं जो बैठक में उठाई गई या कोई बिंदु बच जाए उनके निराकरण के लिए कार्रवाई की गई। सर 4 फरवरी है, 14 फरवरी को सीएम आ रहे हैं, 16 से मेला शुरू हुआ। मथुरा वृंदावन रोड पिछले 1 साल से बन रहा है, 4 किलोमीटर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। कैसे आप करते हैं, सोचते हैं कि वो सारी व्यवस्थाएं पूरी होंगी? रोड से बन जाएगा शायद अभी मथुरा वृंदावन जी, वो अभी शुरुआत हुई है उसकी सर। 1 साल से बन रहा है। एक जल निगम वाली जो है, जल निगम वाला तो 2-3 दिन में बन जाएगा। हाँ, जो अभी जल निगम जो बना रहा है पोर्शन, उसके बारे में बैठक में बताया था 2-3 दिन बना देगा। बाकी अगर कोई लंबा काम है तो निश्चित रूप से उसमें समझ। यमुना को लेकर भी लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि यमुना का जल शुद्ध नहीं है, कैसे स्नान होगा? देखिए, जल के बारे में बात हुई तो सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि अगले 2-3 दिन में जो निर्धारित मानक है उसके अनुसार जल आ जाएगा। और प्रदूषण नियंत्रण विभाग के अधिकारी भी थे, उन्होंने भी जल की गुणवत्ता नापी है, तो उनके हिसाब से प्रथम दृष्टया संतोषजनक है। और जैसे आगे और अधिक जल आएगा वो नापेंगे, तो मेरे विचार से ठीक ही रहेगा सारे। राजधानी दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्र में हमेशा हर साल पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एक बड़ी समस्या होती है और कई राज्यों में जलने वाली पराली हो या फिर लाखों गाड़ियों का एक साथ सड़कों पर दौड़ना हर साल प्रदूषण की एक बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। दिल्ली में कई बार इस समस्या से निपटने के लिए केजरीवाल सरकार को OD1 का भी सहारा लेना पड़ा, लेकिन उसका कोई ज़्यादा असर दिखाई नहीं दिया। इसलिए पर्यावरण की समस्या को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने यह कहा है कि अगले 6 महीने में दिल्ली सरकार पूरी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल पर स्विच हो जाएगी। जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि अपने प्रेमाइसेस में चार्जिंग स्टेशंस बनाएं। दिल्ली में जितने मॉल्स हैं, सिनेमा घर हैं, जितने रेस्टोरेंट्स हैं, कॉमर्शियल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, उन सब से निवेदन करता हूं, अपील करता हूं कि अपने अपने पार्किंग लॉट्स में वो चार्जिंग स्टेशंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशंस बनाएं। दिल्ली सरकार भी इसमें अपना रोल अदा कर रही है। दिल्ली सरकार के अंदर हम जितने व्हीकल्स हायर करते हैं, हमने तय किया कि अगले 6 महीने के अंदर हम स्विच कर जाएंगे। हम जो भी व्हीकल हायर करेंगे उसके बाद हम केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हायर किया करेंगे। मैं खास तौर से सभी युवाओं से अपील करता हूं कि आप जब अपनी पहली गाड़ी खरीदें। भारतीय रेल मंत्रालय आगामी दिनों के अंदर समूचे देश में 360 पैसेंजर ट्रेन को मेल ट्रेन में तब्दील करने जा रहा है। अंबाला रेलवे मंडल के DRM गुरिंदर मोहन सिंह ने यह बताया है कि रेलवे बोर्ड रेलगाड़ियों को स्पीड अप करने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन अभी तक अंबाला रेलवे मंडल से कितनी पैसेंजर ट्रेन्स को मेल ट्रेन्स में तब्दील किया जाएगा, इसकी औपचारिक जानकारी अभी नहीं मिली। हालांकि सूत्रों के अनुसार अंबाला मंडल से 25 पैसेंजर ट्रेन्स को मेल ट्रेन्स में तब्दील किया जा सकता है। वहीं पैसेंजर ट्रेन्स को मेल ट्रेन्स में तब्दील करने से क्या परिणाम देखने को मिल सकते हैं, इस बारे में अंबाला मंडल के नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन डिविजनल सेक्रेटरी रणजीत सिंह बाजवा ने यह बताया है कि यदि ऐसा होता है तो इसकी सबसे अधिक मार गरीब, मिडिल क्लास और लोकल रेल यात्रियों पर पड़ेगी। सबसे पहले रेल किराए में 3 गुना इजाफा हो जाएगा, उसके बाद स्टॉपेज बहुत कम रह जाएंगे, जिससे मंडल के रोजाना रेल यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ेगी। बाजवा ने साफ शब्दों में ये भी कहा है कि पैसेंजर्स ट्रेन को मेल ट्रेन में तब्दील करने की बजाय सरकार को चाहिए था कि ट्रेनों की संख्या बढ़ा देते। कोरोना काल लगने के बाद मार्च 2020 में सारी की सारी पैसेंजर गाड़ियां बंद हो गई थी। तो उसके बाद अब जब जैसे जैसे कोरोना का प्रकोप कम हो जा रहा है तो उसके कारण रेलवे ने आहिस्ता आहिस्ता गाड़ियां स्टार्ट करनी शुरू की हैं। लेकिन जैसे 360 गाड़ियों की बात कर रहे हैं, इसके बारे में अभी कोई फॉर्मूला हमारे पास कम्युनिकेशन नहीं है। लेकिन जो गाड़ियाँ स्पीड अप करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, और इसके ऊपर रेलवे बोर्ड वर्क भी कर रहा है। और आपको हो सकता है 1 जुलाई के बाद जो नया टाइम टेबल आएगा वो एक जीरो बेस्ड टाइम टेबल टेबलिंग के कॉन्सेप्ट पे लेके आ रहे हैं, ताकि जैसे पहले गाड़ियां चलती थी उनमें किसी में स्टॉपेज दे दिया, किसी में विड्रॉ कर दिया, अब सारी गाड़ियों की प्लॉटिंग जो है वो हम एक जीरो बेस कर। चलिए, मेरे साथ खबरों में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।